तो स्वागत आप सभी का। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पहले दिन की सुनवाई में तीखी बहस हुई। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की 3 जजों की बेंच ने पहले दिन मामले की सुनवाई की और बेंच इस मामले में दायर करीब 70 याचिकाओं पर आज सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में ओवैसी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित कई अन्य याचिकाकर्ता के वकील भी मौजूद रहे। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि सरकार ने हिंदुओं के मामले में भी कानून बनाया है और इसी तरह संसद ने मुस्लिमों के लिए भी कानून बनाया है। आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष है और सभी कम्युनिटी पर लागू होता है। पक्षकारों की दलीलों के बीच बीच में कोर्ट उनसे सवाल भी पूछते रहे और इसी तरह सरकार की तरफ से जब सॉलिसिटर जनरल दलील पेश कर रहे थे तो कोर्ट ने उनसे भी कई काउंटर क्वेश्चंस किए। आज की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जरूर जारी कर दिया है और केंद्र सरकार को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है और इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करेंगे। तो वक्फ कानून पर करीब 70 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज पहला दिन रहा। एक नजर डालते हैं कोर्ट में पहले दिन याचिकाकर्ताओं की तरफ से दी गई दलीलों पर कानून के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने के वकील ने क्या क्या कहा। नए कानून से उनके अधिकारों का हनन होता है, ये यहां पर दलील पेश की गई। यह संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। बिना वक्फ डीड के कोई वक्फ नहीं हो पाएगा और अब 300 साल पुरानी संपत्ति की भी डीड मांगी जाएगी। 5 साल इस्लाम का पालन के सबूत वाला नियम गलत है। नए कानून से वक्फ की संपत्तियों पर खतरा पैदा हो गया है। महिलाओं को विरासत से वंचित नहीं किया जा सकता। सरकारी अधिकारी को फैसला लेने का इस पर अधिकार गलत है और कानून इस्लाम धर्म की अंदरूनी व्यवस्था के खिलाफ है। तो ये वो दलीलें थी जो मौजूदा कानून जो पास किया गया है उसके खिलाफ दी गई। वहीं सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का भी पक्ष रखा। उन्होंने दलील में जो बातें कही हैं उनको भी समझिए। 22 में से अधिकतम 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। सेंट्रल वक्फ काउंसिल का काम सलाहकार जैसा है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 पूर्व जज भी होंगे। वक्फ बोर्ड की स्थिति अलग है। कलेक्टर से आदेश के खिलाफ ट्रिब्यूनल जाने का विकल्प मौजूद रहेगा। तो कुल मिलाकर बहस के पहले दिन जिन मुख्य मुद्दों पर टकराव दिखा उनमें से हैं वक्फ बाय यूजर, कलेक्टर को अधिकार और वक्फ बोर्ड में मुस्लिम सदस्य, और इसी के इर्द गिर्द आज दोनों तरफ से दलीलें दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कुछ ऑब्जर्वेशन नोट किए, उनसे कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं। कोर्ट ने कहा कि कानून पर रोक की मांग पर सुनवाई नहीं हो रही है। प्रॉपर्टी को धर्म के साथ नहीं मिलाना चाहिए। आर्टिकल 26 सेक्युलर है, सभी समुदायों पर लागू होता है। लिमिटेशन एक्ट के अपने फायदे हैं। अब ये बातें जो कोर्ट की तरफ से कही गई हैं ये काफी अहम है, इस पर जरूर गौर कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और उनके ऑब्जर्वेशन पर मुस्लिम पक्ष ने संतोष जताया है। साथ ही उम्मीद जताई है कि संविधान की तरफ से दिए गए उनके अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा। देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली इस पर क्या कह रहे हैं। तरीके से कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये बात कही कि तमाम बातों को कोर्ट मुल्क के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की कसौटी पर ही परखेगा। इससे इस बात की उम्मीद जाहिर हुई है कि अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें आपको सबको जो रिलीजियस फ्रीडम गारंटी की है आर्टिकल 25 के तहत, और जो अपने मजहबी इबादतगाहों को अपने मजहबी ट्रेडिशन और कल्चर और रवायतों के तहत उसको एडमिनिस्टर करने की आज़ादी दी है, वो इंशाल्लाह बाकी रहेगी या रिस्टोर होगी। और मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। अश्विनी दुबे साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, और यूसुफ अंसारी, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर। सबसे पहले तो अश्विनी दुबे जी, आपसे समझना चाहेंगे ये कानून की बारीकियां, पूरा का पूरा कानून और उस पर अब सुप्रीम अदालत में सुनवाई। तो आज जो बातें कही गई हैं, आम आदमी उन बातों, उन दलीलों को कैसे समझे, अगर संक्षेप में आप समझा पाए हमें।
देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न यह था कि जो वक्फ बाय यूजर, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि लॉन्ग टर्म यूज में रही रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए, बिना किसी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन के, यानी में कागज नहीं भी है, उसके बाद भी लंबे समय से वो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज होती रही, तो उसको वक्फ बाय यूजर, तो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उस प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करने की, मतलब क्योंकि कहा नहीं, सजेशंस में आया। दूसरी बात जो किया, सिर्फ लॉन्ग टर्म यूसेज, एक उसका लिंब ये है कि लंबे समय से यूज हो रही हो, कोई फॉर्मल डीड नहीं भी हो, इम्प्लाइड डेडिकेशन हो, इरिक्वेबल उसका नेचर हो, उसको हटाया नहीं जा, तोड़ा नहीं जा सकता, और लीगल रिकॉग्निशन हो, माने जो भारतीय जुरिस्प्रूडेंस है उसमें जो स्टैट्यूट है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, वक्फ एक्ट 1954 और 1995 है, उसके मुताबिक जो क्राइटेरिया है उसको मीट आउट करता हो। दूसरी बात, एक ओनरशिप डिस्प्यूट की बात आती है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो ओनरशिप डिस्प्यूट आई, तो इसीलिए ना वक्फ बाय यूजर की बात हुई। तीसरी बात ये आ गई, कोर्ट ने साफ तौर पर एक बात ये भी कहा, अगर आप देखेंगे कि जो कोर्ट जाने का राइट है किसी का, दैट्स अ फंडामेंटल राइट, बट यहां पर आर्टिकल 26 कहता है कि हर किसी को अपने रिलीजन को, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को और रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो उठाएंगे। तो अगर आप इसको टेक अवे करते हैं तो उस परिस्थिति में जो है आप आर्टिकल 26 के कॉन्ट्ररी वायलेशन। ओके। लेकिन अब यहाँ पर तीसरी बात एक ये है, ये आर्ग्यूमेंट के पॉइंट। तीसरी बात एक ये भी है कि जो भारत के संविधान में अदालत जाने का जो राइट है वो देश में कोई नहीं ले सकता, लेकिन चूंकि वक्फ एक्ट में ऐसा था कि ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग था, किसी कोर्ट में उसकी अपील नहीं हो सकती थी वक्फ एक्ट के मुताबिक, ये एक सीरियस कंसर्न था, क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भारत में सिविल डिस्प्यूट की तरह ट्रीट किए जाते हैं सिविल कोर्ट्स में, लेकिन वक्फ के लिए अगर रीजन टू बिलीव था तो वक्फ ट्रिब्यूनल आखिरी अदालत होती थी, अदालत संशोधन होता था, जबकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हमेशा अदालतों में। एक कंसर्न था, वो कल क्या होता है बात का विषय है, लेकिन अमेंडमेंट से एक बात आई है कि हाई कोर्ट को पावर है ट्रिब्यूनल के डिसीजन पर सुनवाई करने। ओके, यूसुफ साहब, जो कोर्ट की दलीलों के बारे में जो मैं पॉइंट्स में बता रहा था ग्राफिक्स के जरिए, उसमें एक अहम बात ये भी अदालत ने कहा कि हम कानून के खिलाफ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात जो अदालत ने कही कि प्रॉपर्टी को और धर्म को आपस में मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि सबसे बड़ा सवाल अदालत के सामने इस पूरे कानून को लेकर के है क्या? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही साफ कर दिया कि क्या है। और चूंकि जितनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं वो वक्फ संशोधन विधेयक की वैधानिकता को चुनौती देते हुए ही लगाई गई हैं। उसके अंदर आर्टिकल 14 से लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स का हवाला दिया गया कि साहब ये जो संशोधन किए गए हैं ये संशोधन संविधान के इतने आर्टिकल्स का उल्लंघन करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट तो तय कर रहा है साहब वो उल्लंघन करते हैं कि नहीं करते हैं। कई और चीजें ये बीच के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी पूछा है कि भाई अगर आप सरकार वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य रखने की बात करती है तो क्या जो अन्य मंदिर के बोर्ड है, श्राइन बोर्ड है, क्या उसके अंदर भी गैर हिंदू सदस्य रखने की बात होगी? तो इस पर सरकार का क्या जवाब होगा? तो ये जो कंटेस्टेड इश्यूज है जो मुस्लिम। दूसरी बात ये भी है कि सरकार की तरफ से वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं उन तर्कों में ये बात सामने आ रही है कि भाई वक्फ ने जिन जमीनों पर कब्जा कर रखा है उन जमीनों का डिस्प्यूट कैसे होगा, जबकि होना ये चाहिए था बुनियादी तौर पे जो मुस्लिम संगठनों की तरफ से मांग की जा रही है कि भाई वक्फ की जमीन का जो एनक्रोचमेंट है उस एनक्रोचमेंट को कैसे हटाया जाए, इसके बारे में संशोधन किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। जी, मैं लौटता हूँ यूसुफ साहब आपके पास, और सुनील जी आपके पास भी। बड़ा सवाल ये भी है कि आगे क्या होगा इसको लेकर के सुनवाई में, और फैसला क्या होगा ये तो अभी देखना होगा हमें। लेकिन क्या इस पर चल रही राजनीति खत्म होगी क्या, ये भी मैं पूछूंगा अपने मेहमानों से कुछ ही पलों में। बने रहिए हमारे साथ। तो क्या अदालत की कार्रवाई में वक्फ कानून पर पेंच फंस गया है? वक्फ कानून पर जहां सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है वहीं इसके भविष्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इसका क्या होगा?
संसद में पास होकर यह कानून बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी वैधता को चुनौती दी गई है। हालांकि कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि वो इस कानून पर रोक की मांग पर सुनवाई नहीं कर रहा। वक्त कानून पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो इस पर सियासत भी दूसरी तरफ जारी है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर इस कानून पर सवाल खड़े किए हैं और इसके बाद इस कानून के भविष्य पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल उठाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील से भी सवाल पूछे और सरकारी वकील से भी। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि गैर हिंदुओं को भी हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनाए जाएंगे। वक्फ बाय यूजर क्यों हटाया गया, वक्फ बाय यूजर का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और पुरानी इमारतों का रजिस्टर्ड वक्फ कैसे हो सकता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई हो रही थी तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तनाव बरकरार रहा और इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर नए वक्फ कानून का पुरजोर विरोध किया। कोलकाता में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक में ममता ने वक्फ कानून को असंवैधानिक बताया है और इसके साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा कि देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है लेकिन सरकार देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मेरे को चैलेंज है, अगर वॉकआउट एक्ट को चेंज करना है तो आप क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया? 2/3 मेजोरिटी में ये एक्ट पास होना चाहिए, खाली मेजोरिटी से नहीं होता। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 2/3 मेजोरिटी से ले, लेकिन आप चालाकी किया है, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करके आप एक बिल किया है। अनेक वक्फ प्रॉपर्टी हिंदू लोगों ने भी दिया है सोशल वर्क करने के लिए और बहुत सारे वक्फ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहते हैं। ए बीजेपी वालों अच्छा से सुन लो, इसमें वक्फ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहता है। आप चाहते हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड तोड़ जाए, उसका पावर आप लेने चाहते हैं। और कितना पावर चाहिए आपको? आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। आप सिख का बारे में कहो, सिख आपको छोड़ेगा। शेड्यूल कास्ट का बारे में कहो, शेड्यूल कास्ट आपको छोड़ेगा। ट्राइबल का बारे में कहो, ट्राइबल आपको छोड़ेगा। आप भाग करना नहीं, जुड़ना करो, जोड़ो, भाग मत करो, हिंदुस्तान को जोड़ो। हिंदुस्तान को एकता नहीं रहेगा तो देश टुकड़ा हो जाएगा। तो राजनीति उफान पर है, खासतौर से पश्चिम बंगाल में। अश्विनी दुबे साहब वरिष्ठ अधिवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब वक्फ कानून पर सुनवाई चल रही है और यूसुफ अंसारी साहब वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी दुबे जी, हालांकि ये सियासत से सवाल उठा है लेकिन कानूनी सवाल ममता दीदी जो उठा रही थी कि अगर वक्फ कानून में बदलाव करना है, आपको संशोधन करना है, आपको तो 2/3 मेजॉरिटी से होना चाहिए, ये ना कि सिंपल मेजॉरिटी से। क्या ऐसा प्रावधान है? क्योंकि बदलाव तो 2013 में भी हुए थे, बदलाव तो उससे पहले भी हुए थे इस कानून में। क्या कहता है इसके बारे में संविधान? नहीं, उसमें जब पार्लियामेंट में वोटिंग होती है तो जो मेजॉरिटी होती है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप कोई नया कानून ला रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये नहीं है, ये संशोधन है। 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, उसकी जरूरत नहीं है। और 2/3 वो भी पूरी मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती कि 543 अगर लोकसभा के सांसद हैं तो उसके 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट जो मेन बिल है। लेकिन यहाँ पर एक संशोधन था, उस संशोधन में जो मेजॉरिटी है वो मेजॉरिटी डिसाइड करती है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। वो तो ठीक है कि भारत डेमोक्रेसी से चलने वाला देश है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबको है। अपने वोटर्स को ल्योर करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह की बातें करती हैं, और मैं तो कानून का विद्यार्थी होने के नाते इस पर कुछ कमेंट नहीं करूंगा। आज जो सुनवाई थी वो 3 बड़े अहम बिंदु थे, उस पर मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। पहला ये था कि कोर्ट का जो एक सजेशन था कि जो प्रॉपर्टीज
अदालतों के द्वारा वक्फ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर हो गई, उनको ना तो डी नोटिफाई किया जाएगा इस संशोधन के द्वारा, और ना ही नॉन वक्फ डिक्लेयर किया जाएगा। ये जनरल है, सजेशन है, कोर्ट ने ऑर्डर कुछ नहीं पास किया, कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट के समय डिलीवरेशन में कहा। दूसरा, कलेक्टर प्रोसीड तो कर सकते हैं नए संशोधन के मुताबिक सुनवाई करने के लिए, लेकिन वो जो प्रोविजन है वो उसको इफेक्ट नहीं दिया जाएगा तब तक जब तक कि सुनवाई जाए। तीसरा, जो वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं उसमें मुस्लिम्स के खिलाफ जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स वो आप नॉन मुस्लिम्स को कर सकते हैं, और बाकी एक्स ऑफिशियो के अलावा बाकी मेजॉरिटी है। अब अभी बात उठती है बार बार कि रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के तहत, भाई साहब रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट में सिविल कोर्ट जाने की पावर व्यक्ति की होती है जी। नंबर एक, और रीजन टू बिलीव नहीं होता कि ये बिलीव कर लिया कि लाइफ टाइम्स जहां पर बना हुआ है वो प्रॉपर्टी वक्त की है, अब लाइफ टाइम के ओनर कागज लेकर के घूमते रहें, बोर्ड के पास जाएं, बोर्ड कहता है नहीं साहब ये तो कभी वक्त को दान दे दी गई, अब ट्रिब्यूनल में आप जाइए, ट्रिब्यूनल ने डिसीजन ले लिया वो फाइनल हो गया। नहीं, ये अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है किसी की प्रॉपर्टी में कोई, क्योंकि सिर्फ हिंदू अफेक्टेड है, क्रिश्चियन अफेक्टेड है, सिख अफेक्टेड, तो मुस्लिम भाई भी अफेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी। तो इसलिए एक फेयर इंपार्शियल, भारत में 3 तरह की अदालतें चलती हैं, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। पहला यूनियन जुडिशियरी होती है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 से 146 में होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो होती है। फिर हाई कोर्ट्स होते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 में व्यवस्था दी गई है, जो स्टेट के मामलों में अपील भी सुनते हैं, रिट भी सुनते हैं। जी। तीसरी सिविल, अब मुझे आप इंटरप्ट नहीं करेंगे बीच में अगले 50 सेकंड तक प्लीज। तीसरी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है 233 से 237 में, जो ट्रायल कोर्ट होती है जिसमें सिविल जजेस एडीजज होते हैं, अगर संपत्ति को लेकर कोई विवाद होता है तो वो विवाद उन अदालतों में जाता है। लेकिन ये एक ऐसी तरह की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कि वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल अदालतों की जुरिस्डिक्शन नहीं थी, और ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल था। फिर जो बड़े आदर के साथ कहना चाहूंगा कि भारत में अदालत जाने का सबका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वक्फ एक्ट के अंतर्गत वो संविधान अदालत नहीं था, ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल बाइंडिंग था। अगर हम कंपेयर करते हैं उसको रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट से, जो हिंदूज या सिख्स या बाकी लोग एडमिनिस्टर करते हैं, वहां अगर कोई सिविल डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट जाने की पावर होती है। ऐसा नहीं है कि हिंदू मठ बने हुए हैं, हिंदू मठाधीश बने हुए हैं, हिंदू पंडित बने हुए हैं, वो सुनवाई करेंगे। एक बात। दूसरी बात ठीक है कि जस्टिस खन्ना, एक आर्ग्यूमेंट ये भी हुई कि दिल्ली हाई कोर्ट भी ऐसा कहने में आ रहा है वक्फ प्रॉपर्टी पर है। ये पॉसिबल होगा 1500 साल पुराना गांव पूरा वक्फ का हो जाए, ये पॉसिबल होगा आप वो समझिए कि जो उत्तर प्रदेश में महाकुंभ वक्फ का हो जाए। ऐसी बातों को कर्टेल करने के लिए अमेंडमेंट हुआ है, और मैं समझता हूं अदालत ने अमेंडमेंट को लेकर कोई ऐसी व्यवस्था, अदालत ने बड़ा सटीक और बड़ी सही बात कही कि भाई सबको अपना अधिकार है अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने रिलीजन को मैनेज करने का, एडमिनिस्टर करने का, हिंदुओं को भी है और मुसलमानों को भी है, सिखों को भी, ईसाइयों को। ओके, चलिए, ये तो कानूनी पहलुओं की बातें हुई है, इस पर अभी सुनवाई जारी है। क्या निकल कर आता है, कानून संविधान के की कसौटी पर सही उतरता है कि नहीं, इसी की परीक्षा हो रही है यहां पर। लेकिन सियासत की कसौटी पर भी इसको कसा जा रहा है यूसुफ साहब, और पश्चिम बंगाल में हम ये देख रहे हैं, ममता दीदी का तेवर लगातार सख्त है और पश्चिम बंगाल उबल रहा है। क्या अदालत के रास्ते गुजरने के बाद ये सब शांत होगा? बिल्कुल, अदालत फैसला करेगी। अदालत के फैसले के बाद तो हर विवाद शांत हो जाता है, और अदालत में जाने का राइट सभी का है, नागरिकों का अधिकार भी है, संगठनों का अधिकार भी है। सियासत की जहां तक बात है तो वक्फ बोर्ड पर तो सभी सियासत कर रहे हैं। बीजेपी सियासत कर रही है, प्रधानमंत्री सियासत कर रहे हैं, गृह मंत्री सियासत कर रहे हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री सियासत कर रहे हैं, मुस्लिम संगठन सियासत कर रहे हैं। तो कौन सियासत नहीं कर रहा? और सियासी पार्टियों का काम ही सियासत करने का होता है, उनका हर कदम तो सियासत के लिए होता है। तो क्या ये जो बीजेपी सियासत नहीं कर रही है इसके ऊपर? लेकिन आपने अपने संबोधन में बीजेपी का नाम नहीं लिया है। मैंने अभी ममता जी की बात सुनाई थी यूसुफ भाई, इसलिए उनका जिक्र किया। मैंने तो कहा ममता जी भी सियासत कर लगातार सख्त बने हुए हैं, सारी पार्टियां सियासत कर रही हैं। देखिए, मैं बताऊं सियासत किस लेवल पर हो रही है जी। जो जम्मू कश्मीर की सरकार कहती है कि साहब हम इसे लागू नहीं करेंगे, ममता बनर्जी कहती है हम अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे, तेजस्वी यादव कहते हैं कि साहब बिहार में अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम इसे वक्फ संशोधन विधेयक को लागू नहीं करेंगे।
इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है अपने वोटर को? जिस समुदाय के वोट हासिल करके ये लोग सत्ता में आए हैं या आना चाहते हैं, उसी समुदाय को गुमराह कर रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता है। देश की संसद ने एक कानून बनाया है या पुराने कानून में संशोधन किया है, तो वो पूरे देश पर लागू है। जम्मू कश्मीर जब तक 370 के विशेष प्रावधानों से बंधा हुआ था, तब तक जम्मू कश्मीर सरकार के पास ये अधिकार था कि केंद्र की पार्लियामेंट अगर कोई कानून पास करती है तो वो उसे अपने यहाँ लागू करने के लिए उसे अपनी विधानसभा में पास करना पड़ता था। लेकिन अब वो चूंकि विशेष प्रावधान उसके खत्म हो गए हैं, वो बाध्य है इस कानून को लागू करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर की में हो, बिहार हो या पश्चिम बंगाल हो, अगर कोई राजनीतिक दल ये कहता है कि साहब हम इन संविधान संशोधनों को हम अपने राज्यों में लागू नहीं करेंगे, तो वो गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और अपने देखिए वोटर सियासी को मौका बन गया है सभी बेवकूफ बना रहे पार्टियों हैं। के ये लिए राजनीति है। अपने अपने ये राजनीति है। दूसरी बात, जी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरी बात, को खुश करने का एक सियासी मौका है। गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा और सबसे बड़ा झूठ बोला। उन्होंने कहा साहब वक्फ में कोई गैर मुसलमान नहीं आएगा, वाकिफ भी मुसलमान, वक्फ मुसलमान का है और मुतवल्ली भी मुसलमान होगा। लेकिन उन्होंने अगले दिन अखबारों की हेडलाइन बनी, लेकिन वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों को शामिल किया गया इसी सरकार ने, इन्हीं संशोधनों के जरिए। तो क्या ये राजनीति नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से जो वो कह रहे थे, मैं जैसा समझ पाया था, अब इसको अश्विनी दुबे जी साफ करेंगे। संसद में वो कह रहे थे कि वक्फ जो सीधे सीधे मैनेज करती है प्रॉपर्टीज को, वहां पर गैर मुस्लिम नहीं होंगे। वक्फ बोर्ड जो कि सुपरवाइज करती है उसमें हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ही तो मैनेज करता है, वही तो गैर मुस्लिम लगाए गए हैं, इसी पर तो आपत्ति है। ओके, सबसे बड़ी आपत्ति आज भी ये दलील दी गई मेरे ख्याल से, अब जो हम बता रहे थे। गृह मंत्री कह रहा गैर मुस्लिम नहीं आएगा, पार्लियामेंट में उनका बयान है। क्या ये अश्विनी दुबे जी, समय खत्म है, लेकिन जल्दी से, क्या वक्फ और वक्फ बोर्ड 2 अलग अलग चीजें हैं? जो बात देखिए, एक प्रश्न है कि जो नॉन मुस्लिम्स का वक्फ बोर्ड में, कोर्ट ने आज उस पर बात किया था कि वो ये बोले बाकी जो धर्म के लोग हैं अपना जब मैनेज करते हैं तो आप इसमें नॉन मुस्लिम्स को क्यों रखेंगे? ये प्रश्न है, डिबेटेबल इशू है, इस पर नहीं करते। वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल दोनों अलग है। बोर्ड ये है जो रीजन टू बिलीव पहले था कि ये आपकी प्रॉपर्टी मेरी है, और वो बोर्ड ने डिसाइड कर दिया। बोर्ड से नीचे क्या कोई वक्फ कमेटी या यूसुफ भाई, वक्फ कमेटी जैसी कोई चीज होती है जो सीधे सीधे मैनेज करती हो? वक्फ बोर्ड तो मान लीजिए कि स्टेट के लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है, अलग अलग तरह के होते हैं। ये एक यहाँ पर कंफ्यूजन है अश्विनी जी। नहीं, देखिए मैं बता रहा हूं कि वक्फ बोर्ड डिसीजन लेता है, कमेटी कंसिस्ट ऑफ बोर्ड मेंबर्स। तो वो वक्फ कमेटी जैसी लीगल रिकॉग्निशन वक्फ एक्ट में नहीं है, वक्फ बोर्ड को लीगल रिकॉग्निशन है। वो लीगल रिकॉग्निशन में हर जगह जो है वो उसी समुदाय के लोग हैं और उन्हें रीजन टू बिलीव, बड़ी बात मैं कह रहा हूं, मतलब उनको विश्वास है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। मालिक भले कहे मेरे पास कागज हैं, वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को विश्वास होना चाहिए। तो ये तो आर्बिट्री कानून है, तो जाना ही चाहिए था। ये सिंपल है, किसी गरीब की किसी यही दलील जो आप कह रहे हैं सरकार भी दे रही है। भाइयों में राजस्थान के कितने प्रताड़ित हुए उससे, इसको भी आपको करना पड़ेगा। जी एब्सोल्युटली। तो अब यही देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट जब संविधान की कसौटी पर इस कानून को अब देखेगा, पड़ताल करेगा, तो वहां पर क्या ये पास हो पाता है कानून या फेल होता है? क्योंकि दलीलें तो दोनों तरह की अपनी तरह की दी जा रही है। इस बीच लगता है तब तक सियासत का दौर भी जारी ही रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी दुबे जी, यूसुफ अंसारी साहब, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुछ ही पलों में आज का एक बड़ा मुद्दा और, कि क्या जो चार्जशीट दाखिल हुई है नेशनल हेरल्ड केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ, वो दरअसल घपला है या फिर बदला है, जैसा कांग्रेस कह रही है। कुछ ही पलों में बने रहिए हमारे साथ।